तो शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये वक्त है उत्तराखंड की खबरों को जानने का। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात जो बड़ी खबर है, उधम सिंह नगर से आई है खबर। यहां जसपुर तहसील के 7 गांव को, जी हां 7 गांव को क्वारंटीन करने के आदेश दिए गए हैं। इन गांवों में जो भी लोग रहते हैं उन्हें अपने अपने घरों में ही रहना होगा। उधम सिंह नगर जिले में जसपुर तहसील है और इसके 7 गांव हैं। तो गांव के नाम भी आपको बता दें, अंगदपुर, धर्मपुर, आसपुर, रायपुर, पूरनपुर, गुलरभुज और किशनपुर गांव हैं। तो ये वो 7 गांव हैं जहां सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, यानी कि इन्हें अपने अपने घर के अंदर ही रहना होगा। और ये इलाका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और इस इलाके से सटे यूपी के गांव में कोरोना मरीज मिला है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो जसपुर तहसील के ये 7 गांव हैं। नाम भी पढ़ लीजिए अगर आपका गांव है इसमें या कोई आपको यहां आना जाना था। हालांकि लॉकडाउन की वजह से आना जाना कम ही है। तो फिलहाल ये 7 गांव हैं जिन्हें पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। और अब अपडेट कोरोना का आज राज्य से। तो अच्छी खबर आई कि आज कोई नया मरीज नहीं मिला। हालांकि कल शाम तक भी लग रहा था कि छठे दिन तक कोई नहीं मिला, लेकिन 2 मामले आ गए। फिलहाल आज राहत भरी खबर है, अब तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया है। और इस वक्त जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो 37 मामले राज्य के कुल हैं, जिनमें से 9 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और 28 मरीज एक्टिव हैं, यानी कि इनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 90 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है और सभी की सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा 79 सरकारी लैब से जो रिपोर्ट आई हैं उनमें से 11 रिपोर्ट ऐसी थी जो कि प्राइवेट लैब में जिनके सैंपल भेजे गए थे। और वहीं आज 239 और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और अभी 354 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कोरोना जो लगातार फैल रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है। तो 24 घंटे में राज्य की 2 सरकारी लैब में सिर्फ 79 जांच रिपोर्ट ही मिली है। तो ऐसे में इनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग हालांकि कह रहा है कि हर रोज 200 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि दावे हैं, लेकिन उसके मुताबिक काम फिलहाल लैब में नहीं हो रहा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कोरोना को लेकर संवेदनशील जिलों की बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में सिर्फ देहरादून जिले को केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट माना है, क्योंकि यहां से ही लगातार कोरोना के मामले सामने आए। वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों को क्लस्टर जिला घोषित किया गया है। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर देहरादून के बाद के वो इलाके हैं जहां मरीजों की संख्या ज्यादा आई है। उधम सिंह नगर में अभी हमने आपको बताया यहां के 7 गांव को, जसपुर तहसील के 7 गांव को क्वारंटीन किया गया है। तो हल्द्वानी के वनभूलपुरा को हॉटस्पॉट के रूप में मार्क किया गया है और यहां कर्फ्यू की सख्ती जारी है। अभी तक कुल 37 लोगों के खिलाफ कर्फ्यू के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आज डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार खुद यहां पहुंचे थे, इलाके का जायजा लिया। तो वनभूलपुरा से जुड़े कुल 25 इलाके हैं। तो कर्फ्यू के दौरान की स्थिति कैसी रही, हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी बता रहे हैं। कोरोना के लिए रेड जोन घोषित होने के बाद हल्द्वानी का वनभूलपुरा इलाका पूरी तरह से कर्फ्यू में है। आज कर्फ्यू का दूसरा दिन है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है और जो पब्लिक का मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। किस तरीके से ये लोग अपनी बाइक में यहाँ आ रहे थे और आप देखिए पुलिस के जवान उनको रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के जवान उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आपको जाना कहाँ है, क्योंकि कर्फ्यू में एक बात बेहद साफ है कि आपको केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी की शक्ल में ही बाहर निकलने दिया जाएगा। इसलिए पूरे के पूरे इलाके में जो पब्लिक मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके अलावा अगर आपको राशन की जरूरत है तो आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। आपको बिना कार्ड के भी राशन जो है वो प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन एक बात बेहद साफ है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज इस पूरे के पूरे इलाके का फ्लैग मार्च किया और पुलिस के अधिकारियों को बेहद साफ निर्देश दिया है कि अगर कोई भी कर्फ्यू का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करें। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो राजधानी देहरादून और हरिद्वार में कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो इन हालातों को देखते हुए यहां सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वक्त मुश्किल है, लेकिन आपके सहयोग से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में 2 बड़े जिले हरिद्वार और देहरादून, यहां पर भी हॉट स्पॉट्स हैं। यहां पर भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए, इसलिए सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए। मैं इस वक्त राजधानी देहरादून में घंटा घर पर खड़ा हूं। यहां आप देख सकते हैं कि पुलिस, आईटीबीपी के जवान, एनसीसी के जवान, इसके अलावा और सिविल सर्विस करने वाले बाकी लोग और साथ ही साथ वॉलंटियर्स सामने आए हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके कि हालात जितने सामान्य दिखते हैं उतने सामान्य है नहीं। और तमाम जगहों से जिस तरह की खबरें आ रही है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को समझना पड़ेगा कि जो 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसको समझें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें,
तो इन स्थितियों को देखते हुए हरिद्वार हो या फिर देहरादून, दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस तरह से खासी निगरानी की जा रही है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना के इस संकट के दौर में आप लोग साथ दें, सामने आए और लोग सहयोग करें, जनता सहयोग करे और जनता के सहयोग से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और बड़ी खबर चंपावत से, यहां कोरोना लॉकडाउन के चलते पूर्णागिरि का विश्व प्रसिद्ध मेला अब फिलहाल रद्द हो गया है। तो न्यूज़ 18 ने पहले ही कहा था कि जिस तरह के हालात हैं तो ऐसे में मेला यहां पर रद्द किया जा सकता है। तो 16 मार्च को पूर्णागिरि मेला स्थगित किया था और अब इसे रद्द कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो जबकि न्यूज़ 18 ने 13 मार्च को आपको बता दिया था कि पूर्णागिरि का मेला पूरी तरह से रद्द होने जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र में कई तरह के वित्तीय नुकसान हो रहे हैं, जिसके चलते 3 महीने चलने वाला पूर्णागिरि मेला रद्द कर दिया गया। हर दिन मेला क्षेत्र में पानी, टेंट, बिजली की व्यवस्थाओं में बेवजह खर्च आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन है तो श्रद्धालु वहां नहीं थे। तो इस मेले की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश, नेपाल, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, क्योंकि इस मंदिर की अपनी मान्यता है। और फिलहाल अब इस मेले को रद्द कर दिया गया है। तक बढ़ा दिया गया है, तो अब ये संभावना भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है, टेंट बैरिकेटिंग की व्यवस्था है और उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर पड़ रही थी। तो उसी को देखते हुए आज जो भी इससे संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, संबंधित जो भी संगठन थे, जनप्रतिनिधि थे, उनसे सबसे चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है कि जो हमने मेला में व्यवस्थाएं की थी वो मेला की व्यवस्थाएं अब हम वापस ले रहे हैं। तो कोरोना को लेकर लगातार लोगों की जिज्ञासा भी है कि कहां कैसे मामले हुए, लेकिन अगर किसी ने इसको लेकर गलत जानकारी दी या फिर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की तो अब सीधे सीधे उस पर रासुका के तहत कार्रवाई हो सकती है। हल्द्वानी में कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजी अशोक कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी कोरोना को लेकर अफवाह फैलाता है जिससे कानून व्यवस्था खराब होती, माहौल खराब होता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। जी, जो लोगों ने अफवाह उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें डालते हैं, ऐसे लोगों पे 44 लोगों पे हमने उत्तराखंड में FIR दर्ज की है। और आगे भी अगर कोई ऐसा गलत काम करता है और उसकी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती है, कोई लोक व्यवस्था भंग होती है, तो ऐसे लोगों पे NSA तक की कार्रवाई की जा सकती है। तो पुलिस के इतने समझाने के बाद भी कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज 20 मुकदमे दर्ज हुए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जबकि 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पूरा लॉकडाउन का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो अब तक कुल 1584 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 6394 लोगों को राज्य भर में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 17,141 गाड़ियों का चालान हुआ है। तो 4,296 गाड़ियां सीज की गई हैं और अभी तक लॉकडाउन में 81,91,000 का पुलिस चालान वसूल कर चुकी है। तो इससे साफ हो रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, यहां लॉकडाउन के बीच देहरादून से पहुंचे युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मसूरी के जंगल के रास्ते युवक चिलियाली सौड़ पहुंचा था, इसके बाद धरासू थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो लॉकडाउन है, ऐसे में आने जाने में जो पूरी तरह से मनाही है, लेकिन एक शख्स जो कि देहरादून से चलते चलते पहुंच गया था चिलियाली सौड़ मसूरी के जंगल के रास्ते से होते हुए, लेकिन अब उसे पकड़ा गया है। तो धरासू थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक हालात पर खूब असर पड़ा है, क्योंकि सारा कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में आर्थिक हालात के सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। तो ये कमेटी पूरे हालात का अध्ययन करेगी और फिर मुख्यमंत्री को सुझाव देगी कि कैसे कोरोना के दौरान लोगों की जिंदगी को बचाते हुए आर्थिक संसाधन और आजीविका में सुधार लाए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे। इस कमेटी का जिक्र मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हमारे संग जब बातचीत की थी, आपको याद होगा कल ही बातचीत की थी, और उस खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने बता दिया था कि वो देख रहे हैं कि राज्य के राजस्व को भी कैसे ठीक ठाक किया जा सके, लॉकडाउन में कहां से कौन से सोर्स मिल सकते हैं। वित्तीय व्यवस्थाएं हमारी पुनः व्यवस्थित हों और ये जो आपदा आई है, एक जो महामारी आई है, इसको हम अपॉर्चुनिटी मान करके या अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने के मैंने निर्देश किए हैं। ये टास्क फोर्स पूरा अध्ययन करेगी। एक तो जो बजट हमारे पास है उसका कैसे हम बेहतरी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम
और हमको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में कि राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं फिर तेजी से आगे बढ़ें। तो कुदरत इतनी शक्तिशाली है कि जो काम इंसान लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाता, कुदरत चुटकियों में कर देती है। तो उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या थी, लेकिन लोग अपने गांव को लौट चुके हैं। तो ऐसे में अपने अपने गांव लौट चुके इन लोगों को कैसे यहीं बसाया जाए, कैसे पलायन को रोका जाए, इसको लेकर अब सोच बदली जा रही है। उत्तराखंड के 2 जिले पौड़ी और अल्मोड़ा पर पलायन की सबसे बड़ी मार पड़ी और खुशहाल गांव वीरान हो गए। लेकिन कोरोना के खौफ ने सूरत बदल दी है। पौड़ी में करीब 12,000 तो अल्मोड़ा में करीब 10,000 लोग नौकरी छोड़कर जान बचाने वापस गांव पहुंच गए हैं। और गांव में पहुंचे लोग अब दोबारा शहर नहीं जाना चाहते और सरकार से प्रदेश में ही रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि हमारे जो युवा हैं कम से कम 50% युवाओं को तो यहीं रोजगार मिल जाए। तो इसमें सरकार ने कदम उठाना चाहिए, यहीं पर ही या तो फैक्ट्री का निर्माण करे, क्योंकि हमारे युवा जिस हिसाब से आप देख ही रहे होंगे कि दिल्ली, देहरादून, यहाँ दूर दूर से लोग, हमारे युवा जो गाँव के युवा थे वो लोग पैदल चल के आए हैं। जैसे पिछले 15-20 दिन से मैं भी खाली बैठा हूँ, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से घर में खाली बैठे होंगे। तो हमें ये चाहिए कि सरकार कुछ ऐसा करे कि जो रिवर्स पलायन हुआ है उसका हमको फ़ायदा मिले और हमें अपने लोकेलिटी में आसपास कहीं पर कुछ काम करने को मिले, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है। वहीं मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पलायन आयोग हर जिले में रिपोर्ट तैयार करेगा कि लॉकडाउन में घर लौटे युवा क्या सोचते हैं। वहीं पौड़ी के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत फॉर्म भरवा रहे हैं कि जहां से लौटे वहां क्या करते थे और कितना कमाते थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई घर छोड़ने को मजबूर न हो। हम क्लस्टर बेस प्रोग्राम पौड़ी जनपद में बनाकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि उनको फिर गांव छोड़कर जाने की जरूरत न पड़े। ये तैयारी हमने पौड़ी जनपद में पहले कर ली है। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले ने सबसे ज्यादा पलायन की मार झेली है, लेकिन कोरोना के चलते ही सही खाली पड़े गांव में चहल पहल तो हो ही गई है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि मुश्किल के इस वक्त को मौके में बदला जाए ताकि कोई भी घर छोड़ने को मजबूर न हो। अल्मोड़ा से कृष्ण जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो वाकई में रोजगार की मजबूरी ना हो तो कोई भी अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहता। देहरादून से खबर है, जहां भगत सिंह कॉलोनी में एक मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया, लेकिन परिजन यहां पर आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सही वक्त पर बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते वो पैदल गए और उसमें इतना वक्त लग गया कि बच्ची की जान चली गई। आपको बता दें कि जो ये इलाका है वो कोरोना की वजह से पूरी तरह से सील किया गया है और इसी बीच तबीयत खराब होने से एक बच्ची की जान चली गई। 108 को फ़ोन किया था, 108 वालों ने 2 कॉल करने के बाद मेरी कॉल नहीं उठाई। पुलिस वाले को मैंने किसी को कोई कॉल नहीं किया। आज 112 को कॉल की थी मैंने उसी दिन, सिर्फ 10 तारीख को 108 को फ़ोन किया। हाँ, 108 को 2 कॉल की है, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाई मेरी। तथ्य बोले गए हैं, ये भी जांच का विषय है कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसको देखा जाएगा। अगर किसी स्तर पर अगर लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और राज्य में अब राशन की कालाबाजारी नहीं हो पाएगी। अगर कोई सरकारी गल्ला व्यापारी ऐसे करने की सोच रहा है या कोई किसी प्राइवेट दुकानदार को सामान बेचता है तो इसके बाद उसे कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। राशन विक्रेता अगर ब्लैक मार्केटिंग करते हुए दिखा गया, राशन को जो है बेचते हुए दिखाई दिया या उपभोक्ता भी दिखाई दिया, अगर कोई बीपीएल कार्ड वाला है, अंत्योदय कार्ड वाला है और अपनी राशन लेके महंगी राशन बेच रहा है, तो तुरंत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उसका जो है राशन कार्ड निरस्त भी किया जाएगा और जो दुकानदार है उसका जो परमिट है वो भी निरस्त किया जाएगा। तो सरकार कड़े निर्देश दे रही है, लेकिन मुनाफाखोरी रुक नहीं रही है। सब्जियों के दाम को लेकर कहा गया कि आप बाकायदा एक लिस्ट बनाइए, एक दाम तय है उसी के हिसाब से बेचिए। लेकिन देखिए, देहरादून के कई इलाकों में सब्जियों को तय दाम से ज्यादा में बेचा जा रहा है। फुटकर मंडियों में दुकानदार मनमाने दाम पर सब्जियां बेच रहे हैं। लालपुर, धर्मपुर मंडी, नेहरू कॉलोनी मंडी में कहीं कोई रेट लिस्ट नहीं है। वहीं जिलाधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। मंडी के बाहर जो सब्जी के रिटेलर शॉप्स हैं उनमें इशू आता है, क्योंकि डेली का डेली उनको वो वहाँ से जब सब्जी लेके आते हैं और वो बहुत डे टू डे बिजनेस का होता है। लेकिन अगर इसमें कोई स्पेसिफिकली अगर आप मुझे बताएंगे कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ये ओवर रेटिंग वगैरह पर्टिकुलरली कर रहे हैं तो उसको जरूर डेफिनेटली चेक कराया जाएगा।
तो इन तमाम खबरों के बीच एक अच्छी खबर है, बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इस दौरान कोई भी बिजली उपभोक्ता परेशान ना हो, वो ऑनलाइन बिजली का बिल जमा कर सकता है और नहीं तो कोई बात नहीं, बिजली कनेक्शन किसी का नहीं कटेगा। और अगर जो ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करता है तो उसे फायदा ही है, 1% की राहत उसे बिल में दी जाएगी। वहीं किसानों का 30 जून तक बिजली बिल सरचार्ज भी खत्म कर दिया गया है। तो 30 जून तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन सरकार नहीं काटेगी। जून तक किसी का भी विद्युत विच्छेदन नहीं होगा, हम बिजली किसी की भी नहीं काटेंगे। दूसरा, उन्होंने इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर्स को जो बेनिफिट दिया है वो ये दिया है कि उनका लेट पेमेंट सरचार्ज 30 जून तक उनको नहीं जमा करना है। लॉकडाउन के दौरान अगर आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है या मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है या कोई और कानूनी समस्या है तो इसके लिए अब आपको घर बैठे ही समाधान मिल जाएगा। देहरादून में लीगल सर्विसेज की अब ऑनलाइन शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोग लीगल सर्विसेज के लिए परेशान हैं, लेकिन अब बिना पुलिस के पास जाए, बिना कचहरी के चक्कर लगाए आपकी समस्या दूर हो जाएगी। देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन लीगल सर्विसेज की शुरुआत की है, जिसके लिए सिविल जज नेहा कुशवाहा ने एक पैनल तैयार किया है और इसमें सबसे ज्यादा शिकायत मकान मालिकों के परेशान करने की आ रही है। जो कॉल्स हैं वो यही है कि जैसे सब्जी मंडी के अगर केसेस देखें तो वहाँ पर जो ठेले वाले हैं उनको अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा तो वो फ़ोन पे ही रिजॉल्व कर दिया हमने, ताकि क्योंकि ये इसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है तो वो लोग वितरण कर सके, सब्जियां ले सके, मंडी से उठा सके, इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को पैसे वगैरह नहीं दिए हैं, लेबर्स को पैसे नहीं दिए हैं, ऐसे मामले भी हमने फ़ोन पर ही रिजॉल्व कर दिए हैं। ऑनलाइन शिकायत के साथ ही उसका समाधान भी तुरंत हो रहा है। 2 दिन पहले मकान मालिक के टॉर्चर से परेशान 3 छात्राओं को न्याय दिलाया गया। समस्या आ रही है मजदूर लोगों को, एम्प्लॉयज को, उनको जो एम्प्लॉयर है पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों के सुबह भी हमने ये शुरू करा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। तो सुबह हमारे पास इसी वजह से फोन आए, कईयों की पेमेंट नहीं हुई एम्प्लॉयर की, उनके हमने एम्प्लॉयर से बात करी, उनको नेगोशिएट करा, फिर उनको सेटिस्फाई करा कि आप इनकी पेमेंट करिए वरना कानूनी कार्रवाई आप पे हो सकती है। बहुत जरूरी है कि अगर आप पे कोई भी टॉर्चर स्टार्ट होता है तो आपको केस वगैरह या फिर उसके लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहते थे। इसलिए हम चाहते थे कि कुछ भी चीज़ जो भी है हमारे साथ हो रहा है नॉर्मली सब चीज़ ठीक हो जाए, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हम लोग ये कदम उठाए और इसलिए हम सब ने ये कर दिया था। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी? यस, नेहा मैम जी ने हमारा काफ़ी हेल्प किया, उनके द्वारा ही ये सब किया गया और हमें मैक्सिमम आधे से 1 घंटे के अंदर निकाल दिया गया था। न्याय आपके द्वार की ये पहल शानदार है और सिर्फ एक कॉल पर आपकी समस्या का समाधान होगा। बस अपील यही है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक भी अपनी तरफ से कोरोना की इस लड़ाई में सहयोग कर रही हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से इस दौरान लोगों की मदद के लिए तैयार है। कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है और इस लड़ाई में कुछ सहयोग आरुषि निशंक के द्वारा भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले हमने तस्वीर देखी थी जिसमें सिलाई मशीन पे आप बैठी हुई थी और आप घर पर मास्क बना रही थी, लोगों को एक तरह से जागरूक भी कर रही थी, प्रोत्साहित भी कर रही थी। क्या था वो पूरा, क्यों मन में ये बात आया आपकी आरुषि? देखिए, क्योंकि हम सभी लोग लगातार टीवी पर खबरें देख रहे हैं कि लगातार देश विदेश में लाखों हजारों लोग मरते जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। और हम भारतीय जो है वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको इस बात का बल देने के लिए, सबल देने के लिए हम लोगों ने जो है वो खादी और सूती के मास्क को बनाना घर में शुरू किया। लोग जो है वो पैनिक हो रहे हैं, अपनी तरफ से क्या एडवाइस, क्या एक अपील करना चाहेंगे? लगातार एडवाइस और अपील मैं अपने सोशल मीडिया से भी करती आ रही हूँ एंड आई कीप शेयरिंग आइडियाज़ कि आप घर पे रह के क्या क्या कर सकते हैं। यकीन मानिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि पहले आप और हम लोग इतना भाग दौड़ रहे थे कि हमें ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। तो ये समय मिला है जब हम समझ सकें कि हमें जाना कहाँ है और ये इतनी सारी भाग दौड़ किस चीज़ के लिए है। मैं किताब को लिख रही हूँ, साथ साथ हमारे घरों पे हेल्प नहीं आ रही है तो गार्डनिंग खुद करिए, झाड़ू लगाइए, इससे आप फिट भी रह पाएंगे। औरतें जो खूब अच्छा खाना पका रही हैं, पकाइए, खाइए, लेकिन साथ साथ में कैलोरीज का भी ध्यान रखिए, बीमारियों को ना लगने दें। और गिलोय और हल्दी और पुदीना, नींबू, इन चीज़ों का सेवन करते रहें ताकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहे। धन्यवाद।
आरुषि निशंक हमारे साथ थी बात करने के लिए, और उन्होंने अपील की कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर रहें, तो घरों पर रहें, बेचैन ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं, खासकर परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।